Okay. So next thing which we are going to understand is electron affinity. Periodic table, lecture 4. फोर्थ लेक्चर ही है ना? हाँ सर. And today's date is 4th October. Okay. Electron affinity, or that is going to be in bracket, or electron gain enthalpy. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं एंड दोनों का मतलब एक ही है, बट इसमें साइन का डिफरेंस है बस. ठीक है, तो एक प्लस पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है. विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है. एफिनिटी है ना, एनी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे. ठीक है, so let's say if I am going to say energy released when 1 mole isolated gaseous atom accept or gain one electron. Now that value, that energy value is going to called as electron affinity. सर मुझे एक पार्ट नहीं समझा इसमें. 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब 6.023 नंबर ऑफ एटम्स है ना. पर फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेंगे? हर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर अरे रहा है. मतलब ऑब्वियसली, सॉरी, हाँ, gaseous atoms gain 1 electron each when 1 mole of energy released when 1 mole each of 1 mole isolated gaseous atom gain 1 electron. ठीक है, या फिर 1 electron each. Here you can write that energy is called electron affinity. है ना, so 1 electron is gained by 1 atom and that is happening for 1 mole, क्योंकि ये सारी एनर्जी किसके में आती है, that is per mole डिफाइन है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिफाइन है. and we know how to convert electron volt into, let's say, kilojoule per mole. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम टू किलोजूल पर मोल में के लिए क्या करना पड़ता है, 96 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा, we'll multiply it by 96, so we will get kilojoule. Anyway, समझ में आया ये? So let's say अगर मुझे इसको ध्यान से लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write like this. X gas is gaining 1 electron to form X minus gas, and here delta H is going to be negative. Now here comes a very important point कि देखो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब
एलिमेंट में जा रहा है, किसी एटम में जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है जनरली, दिस एनर्जी, है ना, जनरली, ठीक है। तो दिस ओवर हियर कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक एटम है, इसमें जो इसके खुद के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उन पे एक जेड इफेक्टिव लग रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कोई बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, उस पे भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही, है ना। ऐसे मान लो इधर ये लिख लेते हैं, इस पे ये जेड इफेक्टिव लग रहा है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है तो इस पे भी कुछ जेड इफेक्टिव लग ही रहा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि ये इसके अंदर आ सकता है। ऑब्वियसली इससे थोड़ा रिपल्शन मिल रहा होगा सारे इलेक्ट्रॉन से, बट अगर ये अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना। और जब भी दो अपोजिट चार्ज पास पास आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड दैट इज जनरली, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, राइट। नाउ दिस इज एंथैल्पी। मतलब इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना? एब्जॉर्ब क्यों होगी, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एनर्जी गेन होगी ना। पर सर डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू क्या है? पहले ही बताओ डेल्टा एच को मैंने क्या समझाया है, व्हाट इज डेल्टा एच, कुछ बताया। चेंज इन एनर्जी, मतलब चेंज किसी इन हीट केमिकल एनर्जी। रिएक्शन में, कोई रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज हो, गेन हो, वो होती है डेल्टा एच, ठीक है, सही बात है ये, अच्छा, ओके ठीक है। सर। अब इस वाली प्रोसेस में पहले ही बताओ, जब दो अपोजिट चार्ज, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर से मान लो ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन है, और ये n इक्वल्स टू मान लो 5 में इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो क्या किया इसने, एनर्जी रिलीज रिलीज, की। समझ में हाँ। आया। हाँ, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आया। जब इससे दूर जाएगा, जब हमने आयनाइज किया था तो आयनाइज करने में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को दूर किया था, राइट, तो एनर्जी क्या चाहिए थी वहां पे, रिक्वायर्ड थी, तो पॉजिटिव। आई होप कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके भी आप समझ सकते हो। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी जो है ना, इसको जनरली रिलीज होती है। नाउ दिस वैल्यू जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हियर डेल्टा एच इज इलेक्ट्रॉन gain enthalpy and that is represented as a delta H Eg, electron gain. Here delta H Eg is electron gain enthalpy, ठीक है। अगर इसी बात को, है ना, अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, सर एक मिनट ऊपर का लिखो ना, एक मिनट सर। ये तो लिखा है, लिखूं, हाँ सर हो गया, थैंक यू। ठीक है। मैं इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज कन्वर्टिंग इनटू x माइनस गैस प्लस एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिख दूं, तो दिस एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस समझ में आया, है ना। अगर मैंने डेल्टा एच लिखा, तो जैसे अगर कहीं कोई एग्जांपल हो, मान लो, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने लिखा लेट्स से फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन गैस दैट इज accepting one electron to form F minus, और if I have written plus 325, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 325 किलो जूल पर। और अगर मैंने ऐसे लिखा, है ना, इसी को F gas plus electron and that is forming F minus gas,
I have written delta H is equals to -325 kilojule per. तो ये क्या हो गया, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इसमें साइन का डिफरेंस है. ठीक है, चलते हैं एक दूसरी बात पे, तो वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच ई जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं. तो ये यहाँ पे याद रखना है, पहले तो साइन की बात हो रही है. एफिनिटी इज लाइक जस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. अगर हम देखना चाहेंगे कि टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड कर रही है, आगे हम फैक्टर देखेंगे, तो मेन फैक्टर क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव, है ना. कितना अट्रैक्शन ये लगा सकता है. अगर ये अट्रैक्शन लगाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम अट्रैक्शन लगाएगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, लाइक दैट. ठीक है, रिलेशन बिटवीन let's say delta HEG or electron affinity, that is delta HEG is nothing but minus EA minus 5/2 RT, that is at any temperature T. Since electron affinity is defined at absolute zero temperature, hence at absolute zero का मतलब क्या है, 0 केल्विन, delta HEG is nothing but minus EA. आपको दोनों बातें याद रखनी, कभी कुछ कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस वाले, है ना, इसको वैलिड मानोगे. ठीक है, किसी भी टेम्परेचर टी पे. और अगर मान लो जनरल एप्लीकेशन वगैरह हैं, उनमें आप ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कभी नहीं पूछी जाती है, ये बस मैंने ऐसे लिखा हुआ है. आपको हमेशा ट्रेंड देखना होता है, वैल्यू नहीं पूछी जाती. वैल्यू दी किसकी जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. ठीक है, आपको क्या देखना पड़ता है, ट्रेंड. ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी, मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, राइट, विद मैग्नीट्यूड, राइट. तो वी आर गोइंग टू राइट जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है. समझ में आ रहा है ये, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. अब इसमें ट्रिक क्या है, कैसे ऑर्डर दिखाएंगे. एक तो आपकी समझदारी है थोड़ी सी, कि आप एक बार ये याद रखो कि अच्छा ठीक है, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब जो ज्यादा जेड इफेक्टिव लगा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, डोंट थिंक अबाउट मैग्नीट्यूड. ठीक है, और कहीं पे ऐसा है कि जो नहीं चाहता हो, जैसे नियॉन है, वो खुश है, भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उसे गैस चाहिए ही नहीं, उबने में खुश है. अब आप क्या करो, उसको बोलो कि नहीं नहीं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू रिपेल, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा. देन व्हाट विल हैपन देयर, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब वहां आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है ना. यू हैव टू पुश, यू हैव टू पुश द इलेक्ट्रॉन इनटू द एटम. तो वहां पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कि भाई अब कुछ उसकी एफिनिटी तो है ही नहीं, उस एफिनिटी के एंगेस्ट आपको उसमें इलेक्ट्रॉन देना है. ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, या तो ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निगेटिव आ गई, और निगेटिव आगे यू कैन कंपेयर कि भाई किसी की प्लस है और इसकी माइनस है, तो प्लस ज्यादा होगा माइनस से. सो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग. कहीं पे दोनों प्लस हो मान लो, आप कैसे देखेंगे, है ना. मान लो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन, है ना, अभी हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ पे लिखते हैं. मान लो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन का भी स्टेबल है. ठीक है,
अगर नाइट्रोजन का स्टेबल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। मान लो यहाँ पे आई +30 और जब हमने नियॉन में डाला एक इलेक्ट्रॉन नियॉन माइनस बना तो मान लो आ गई डेल्टा H +100 लेट्स से। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इन दोनों में से? सर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की ज्यादा है भाई। नाइट्रोजन में आपको 30 जूल ही एनर्जी देनी पड़ रही है, वहां तो 100 जूल देना पड़ रहा है, वहां पे तो तुम्हें अंगेस्ट काम करना पड़ रहा है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है। जब पॉजिटिव होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली इलेक्ट्रॉन, आप कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, है ना। जो भी वैल्यू दे रखी हो डेल्टा H की उसको कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और फिर आपको पता ही है प्लस माइनस में कैसे कंपेयर करना है, राइट। सो दैट वी कैन डू आसानी से। चलो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहला तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इफेक्टिव। First is Z effective. So from left to right, in a row, you know, in a row, electron affinity increases as Z effective increases. अब इसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। In few cases, delta H electron gain enthalpy is positive, or delta H Eg1, that is called first electron gain enthalpy. पॉजिटिव। तो वो कौन सी केस है यहाँ पे? एग्जाम्पल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, like fully filled, and half filled orbital. अब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ याद भी रखनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, है ना, दिस व्हाट एवर आई एम सेइंग जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर आल्सो। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या होते हैं, हेंस बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन आर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको थोड़ा याद भी रखना है ये बात, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे नियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो नियॉन की सबसे कम एफिनिटी, अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहा हूँ, तो इनकी सब वैल्यू लिख ली। पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फिर आता है बेरिलियम एंड फिर आता है नाइट्रोजन, ठीक है। वैल्यू याद नहीं रखनी है, इसकी वैल्यू होती है लगभग, यहाँ पे आएगी +60, इसकी +31, और इसकी दैट इज रिलेटिवली हायर, अराउंड 100, 120 ऐसा कुछ आती है। तो देखना पड़ेगा वो एक बार, ठीक है। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, इसकी और वैल्यू आ ज्यादा आती है, राइट। सर मतलब नियॉन तो उसके तो फुल शेल फिल्ड है और नाइट्रोजन की मतलब वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, पर बेरिलियम का ऐसा क्यों है पॉजिटिव? बेरिलियम में होता ये है कि जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी
काफी ज्यादा अंदर की तरफ है, ठीक है। अच्छा। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है पी में, तो उनके कारण जो सिग्मा की वैल्यू है ना, रिपल्शन ज्यादा होता ओ। है, तो वो रिपेल ज्यादा करते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसके लिए ये वैल्यू नाइट्रोजन से भी ज्यादा आती है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इन तीनों में, है ना। अब समझते हैं यहाँ पे और कुछ बातें, अनदर एक्सेप्शन। डेल्टा एच ई जी, या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप is more than electron affinity of 13th group, or you can say third B group, third A group, sorry, ठीक है। तो दैट मीन्स एग्जाम्पल का मतलब क्या है यहाँ पे, अनदर पॉइंट जो हमें याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये पहला ही ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टेक अबाउट एग्जाम्पल इन ए रो, so example let's say I am taking lithium and boron, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ lithium is more than electron affinity of boron। तो यहाँ पे एक्चुअली में रीजन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू फॉर्म 1s2 2s2, so this is relatively stable than this, है ना। then here let's say, so that's why what will happen, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये वैल्यू में डिफरेंस आते हैं। ओके, सो मतलब सर 2p1 2p2 से ज्यादा स्टेबल है? 2p1 2p2 से ज्यादा स्टेबल है, नहीं 2p1 और 2p2 में नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं बोली है मैंने, अच्छा। है ना। यहाँ रिलेटिवली स्टेबल ज्यादा हो रहा है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, ठीक ओके। है। क्योंकि जेड इफेक्टिव तो यहाँ पे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका फैक्टर यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी। ये एक तरह से पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो, कि एस इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई लाइक दैट, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखनी है, यहाँ पे दो बातें हैं ये याद रखनी है। हम वन मोर इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में, उसको बोलते हैं सक्सेसिव, है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उस पर थोड़ी देर में आएंगे अभी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हेंस इन सेकेंड पीरियड, ठीक है। जो ऑर्डर है और आपको याद भी रखना है वो ऑर्डर, पहले तो मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल ऑर्डर, सो दिस इज गोइंग टू बी सबसे लास्ट में नियॉन, फिर है बेरिलियम, फिर है नाइट्रोजन, एंड देन ये तो हो गई पॉजिटिव वाली बातें इनके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू बी इन फॉर दीज एलिमेंट नेगेटिव। नाउ आफ्टर दैट विल कम बोरॉन, फिर कौन आएगा, लिथियम, लिथियम और बोरॉन में लिथियम आ गया, बेरिलियम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पे। अब बचा क्या, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बस। तो बेसिकली आपको जो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर मिला वो यहाँ मिला मेनली, कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव, एंड दिस इज पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी वैल्यू,
और ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बोरॉन और लिथियम। अब थर्ड पीरियड में जब आते हैं तो थर्ड पीरियड थोड़ा सा यहाँ पे फिर से चेंज है। इन थर्ड पीरियड एक्चुअली में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम कह तो रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और हम ये कह रहे हैं कि इसका साइज छोटा है, तो फिर वहां पे पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जब हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फास्फोरस में जो वैल्यू है वो नेगेटिव आने लग जाती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो बस थोड़ा सा चेंज है, नियॉन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, आर्गन, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम, यहाँ से नाइट्रोजन हट जाएगा, फिर बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद ये सोडियम, एंड सोडियम के बाद फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर। यहाँ पे ये सब में क्या है, अब ऐसा बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, और इनके लिए क्या है वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो ये थोड़ा ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अब बात करते हैं, लेट्स से नेक्स्ट फैक्टर में इन ए ग्रुप, सॉरी हाँ, इन ए ग्रुप। तो हियर यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो गया, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, या तो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव थोड़ा कम होने लग जाएगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो दूर हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर दूर आ रहा है ना, जैसे मान लो इस न्यूक्लियस में कहीं पे n=1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहीं पे मान लो n=2 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे 2 3 हो जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, राइट, रिलीज होना। आपको पता भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, n=1 से 2। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज आता जाएगा, जितना पास जितना छोटा होगा उतना क्लोज आता जाएगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो एनीवे कैन अंडरस्टैंड एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीजेस, बट अगेन इसमें भी एक्सेप्शन है। बिटवीन सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है। बिटवीन सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्या है, as size of second period element is small compared to third is very small compared to third period elements, ठीक है। Size of second period elements is very small compared to third period elements. Hence, in second period element, electron affinity is, या फिर experimental value of second period element
experimental value of electron affinity comes less than expected value, less than theoretical value या expected value. Now, what is the reason? Reason is, okay, so in second period element, experimental value of electron affinity comes less than expected value. So reason is due to small size, inter-electronic repulsion is higher. Inter-electronic repulsion is higher. अब समझते हैं थोड़ा यहाँ पे इस बात को. जैसे अगर मान लो ये मान लो न्यूक्लियस है और ये एटम, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है. तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर जाएगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा, इसको किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, इस यहाँ पे जेड इफेक्टिव, मतलब इस पूरी प्रोसेस में काम क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव लग रहा है, और ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका है ना रिपल्शन लग रहा है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ है ना जेड इफेक्टिव, और यहाँ पे एफ रिपल्शन. तो एफ नेट जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कितना है या रिपल्सिव फोर्स कितना है. अब ड्यू टू एनी रीजन है ना, तो एफ नेट किस बात पे डिपेंड करेगा, एफ नेट इज गोइंग टू बी एफ ए माइनस एफ आर. अगर ड्यू टू एनी रीजन एफ रिपल्सिव इज मोर देन एक्सपेक्टेड, या ज्यादा बढ़ जाए एकदम से, ठीक है, सब जगह लग रहा है ये, लेकिन कहीं पे ज्यादा लगने लग जाए. अब ज्यादा कहाँ लगेगा, जहां छोटा साइज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पास होंगे. तो के Q1 Q2 बाई आर से आर की वैल्यू कम है, के Q1 Q2 बाई आर की वैल्यू कम है, तो क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा. तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसको है ना एफ अट्रैक्टिव ज्यादा है, लेकिन एफ रिपल्शन भी ज्यादा है. और एफ रिपल्शन ज्यादा है तो इसलिए जो नेट आउटकम आता है वो आता है हमारा कम. ये ऐसा हो गया जैसे आपको है ना, आपको और आपके भाई बहनों को दोनों को मिलके लेट्स से है ना घर में मान लो 1000 रुपए मिले, ठीक है, लेकिन आप दोनों आपस में लड़ने लग जाओ, राइट, आप दोनों आपस में लड़ने लग जाओ, तो उस लड़ाई को शांत करने में पता चला 200-300 रुपए खर्च हो जाए, तो इफेक्टिवली आपको फिर कितने मिले, 700 रुपए या 800 रुपए, मतलब जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिले, बिकॉज आप में ज्यादा रिपल्शन हुआ. रिपल्शन के कारण क्या हुआ कि कुछ एनर्जी उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने में चली गई. रिपल्शन का मतलब क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव ना, राइट. इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा तो एंथैल्पी, मतलब उसके रिपल्शन को शांत करने के लिए जो एनर्जी जाएगी वो क्या होगी, अट्रैक्शन से ही जाएगी. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस इसमें किसी को कोई डाउट? समझ गया सर. हाँ सर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब इन अ वे वो सिग्मा वाली वैल्यू ना, शील्डिंग इफेक्ट. नहीं, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब यहाँ पे तो इसको कोई शील्डिंग नहीं मिल रही थी ना जब ये अंदर आया. हाँ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन जो भी रिपल्शन अच्छा, लगने वाला ओके है. ओके, हाँ. मतलब सर फोर्स ऑफ रिपल्शन वुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नहीं, हाँ नहीं होगा, कुछ जगह हो सकता है नियॉन वगैरह में जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा ही होता है. ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम है, रिपल्शन ज्यादा है, तभी तो आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है ना. मान लो इधर लगने वाला फोर्स मान लो 10 न्यूटन है और इधर लगने वाला 15 न्यूटन है. अब ये इधर कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं है, तो बाहर इधर की तरफ जाएगा. तो आपको लगाना पड़ेगा इधर से एक्सटर्नल फोर्स कि जाओ भाई अंदर. तो यही तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, जब तक आप मेहनत कर रहे हो तब तक ये अंदर जा रहा है, जहाँ मेहनत बंद वहां पे अंदर जाना बंद. ओके सर. ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे. तो हेंस एक्सेप्शन, हेंस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 of carbon
is greater than, sorry, less than delta H electron gain enthalpy of सिलिकॉन। ठीक है, इसकी ये वैल्यू आती है -122, इसकी वैल्यू आती है -134। ठीक है, बेटर होगा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में लिखूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी R1 इज लेस देन सिलिकॉन, और यहाँ पे फिर डेल्टा H Eg1 इसका कितना है 122, इसका डेल्टा H Eg कितना हो गया 134। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव में है तो प्लस में ये 122 हो जाएगा, 134 पहुंच जाता है सिलिकॉन। फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस का तो मैं बता ही चुका हूँ, किसका ज्यादा है नाइट्रोजन का। यहाँ पे डेल्टा H Eg कितना है +31 है ना, तो वो तो यहाँ पे है ही। डेल्टा H Eg यहाँ पे कितना है -72। थर्ड, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन बड़ा है ना, सल्फर। यहाँ पे डेल्टा H Eg1 कितना है -141, यहाँ पे डेल्टा H Eg1 कितना है -200। ठीक है, इसमें बाकी ऑर्डर भी याद रख लो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो है सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, एंड देन फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर है 6 ग्रुप का। फोर्थ, बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आता है -325, इसका डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है -349, इसका 328 आता है, सॉरी 328, इसको 329 49। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे क्लोरीन फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, लाइक दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ऑर्डर ये पूछे जाते हैं इन दोनों के, बाकी किसी के नहीं पूछे जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और ये मेनली ये वाला जो ऑर्डर है ये मेनली है ना पी ब्लॉक के लिए है। एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप क्या होगा, है ना बड़े कम ही होगा, है ना। इन एस ब्लॉक क्या होगा, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑलरेडी जो है कम है, तो इन एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इसमें ऐसे ही रहेगा। नाउ लेट्स से, अच्छा बोरॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, सॉरी बोरॉन का ज्यादा होता है, सेम। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के लिए ही है। ठीक है, अगर आप थर्ड पीरियड के बाद की बात करोगे, है ना, जैसे मान लो हम फोर्थ पीरियड की बात करें, थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे फिर अब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनली स्मॉल साइज था ऑक्सीजन का, है ना। यहाँ पे तो अब कोई एक्सेप्शनल, सबका बड़ा साइज है, तो फिर बिहेवियर में कहीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहीं पे भी डोमिनेट नहीं करेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, हमारी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी। So that's how here after third period there is no exception. तो down the group क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट। यहाँ पे 3-4 एक्सेप्शन आ गए, है ना।
रो में भी एक्सेप्शन है, पीरियड में भी एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हो X गैस and that is taking one electron, then it is going to form X minus gas, ठीक है। अब अगर मान लो इसने फिर मान लो इसने फिर एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये X2 माइनस गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा H Eg1 ऑफ X। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा H Eg2 ऑफ X, ठीक है। could also be written as delta H Ag1 of X minus। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था ना, वैसे ही है सेम। अब हम X के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे है ना, इसकी क्या कैसे होगी, Eg1, और ये क्या हो गया Eg2। अब समझते हैं यहाँ पे कुछ बातें। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब। नोट, डेल्टा H Eg1 is generally negative and can be positive, है ना, इन फ्यू केसेस। वो फ्यू केसेस हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, इनर्ट गैस और जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब। पहली बात। दूसरी बात, डेल्टा H Eg2 is always positive. This is going to be always positive। मतलब अब ये एक बार एक और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद इतना रिपल्शन हो गया कि अब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। नाउ जब द मोमेंट दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग इनसाइड ऑफ द एटम, तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो उनके कारण क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ गया तो मतलब अब अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है। सो दिस इज डेल्टा H Eg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्या याद रखना है, between mod of delta H Eg2, another point which you have to remember, that is greater than delta H Eg1। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ चाहिए, है ना, मान लो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई 200 किलो जूल, यहाँ पे चाहिए होगी 500 600 ऐसा। तो हेंस अब इस बात को कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के लिए डेल्टा H Eg2 जो आएगी, है ना, वो बाकी सारे केसेस के कंपैरिजन में थोड़ी, छोड़ो इसको दूसरी तरह समझाएंगे एक मिनट। ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्सीजन माइनस गैस, देन दिस इज डेल्टा H Eg1, that is minus 141 kilojoule per mole। The moment O minus gas बना ये electron, then this is going to form O2 minus gas। Now why I am writing this oxygen example, because यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मिल गई, लेकिन तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मिल गई, फिर भी, है ना, फिर भी जो डेल्टा H Eg आ रहा है 2 आ रहा है, that is positive and that comes plus 780 किलोजूल पर। That means अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा,
ऑक्सीजन गैस से 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर्मिंग ऑक्सीजन 2 माइनस गैस। तो आप कई लोग तो ये सोचेंगे सर यहाँ ये है ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन 2 माइनस बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया है ना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एच इज गोइंग टू बी डेल्टा एच Eg1 plus delta H Eg2, which is also comes minus 141 plus 780, that is equals to plus 639 kilo. So that is endothermic. या फिर इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, है ना, ये वैल्यू लिख ली। तो यहाँ पे याद रखना है, in this process energy is not released, energy is actually absorbed. पूछा जा सकता है in following cases energy is going to absorbed or released, तो आपको ध्यान रखना है केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ही एनर्जी रिलीज हो रही है बस, ना तो सेकंड में हो रही है ना ओवरऑल में हो रही है, ठीक है, समझ में आया ये बात? यस नो? सर किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट में सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होती है? हमेशा होती है, यही तो लिखा है ऊपर, ये क्या लिखा है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। और ये काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड में है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो हेंस जो डेल्टा एच आएगा दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे जो डेल्टा एच रिएक्शन आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज, ठीक है, इसको लिख लो ऑलवेज, फिर से लिख देते हैं ऑलवेज। नाउ अब चलते हैं, समझते हैं रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, कितने लोगों ने वो नेमिंग वाला देखा, मैंने जो बोला था वीडियो? हाँ सर मैंने देखा। समझ में आया? हाँ। और कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ। और किसी ने नहीं देखा? तो ऐसे नहीं होगा हर्षद, आर्यन, तुम लोग पता है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, यू आर नॉट एबल टू कोप अप। स्कूल पढ़े, ये पढ़े, क्या पढ़े, राइट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, मतलब वो अभी भी उसी में फंसे, ट्राई करें सर निकलने की। निकलने का मैं बताता हूँ, तुम पहले तो तुम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा पढ़ने में। और एक बात समझ लो कि जितना अभी आप जूझोगे ना, अभी जितना अभी आप मेहनत कर लोगे उतना चीजें आसान होती जाती है। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दूं कि जब बचपन में छोटे थे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाता था, राइट? एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में ही हम बहुत टाइम लगा देते थे, और आज वही एडिशन सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा तो शायद हम कुछ सेकंड में ही कर लेंगे। व्हाट आई वांट टू से इज कि जो चीजें अभी तुम्हें डिफिकल्ट लग रही हैं, अगर उनमें जूझते रहोगे, करते रहोगे, तो वो आगे आने वाले टाइम में इजी लगने लग जाएंगी। लेकिन अगर अभी आपने उनको थोड़ा सा साइड में रख दिया, क्योंकि देखो ये 3 ईयर कोर्स का फायदा ये है कि तुम्हें टाइम बहुत मिल रहा है, लेकिन 3 इयर्स कोर्स में तुम्हें 2 बार नहीं पढ़ाई जाएगी कोई चीज, है ना। तुम्हें कोप अप करने का टाइम मिल रहा है, यू कैन डाइजेस्ट ऑल दोज थिंग्स, बट ये बार बार तुम्हें कोई नहीं पढ़ा रहा है। मतलब तुम बोलो कि मूल कॉन्सेप्ट दोबारा 3 साल में कभी पढ़ाया जाएगा, तो नहीं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको यहाँ कोप अप नहीं कर पाए तो फिर आपका ये पॉइंट वीक होता जाएगा। भाई आपको एटॉमिक पढ़ा दिया, आपने एटॉमिक नहीं पढ़ा। आपको मान लो अगर हमने इस साल आपको 15-20 चैप्टर पढ़ा दिए,
और आपने उन किसी पे ज्यादा ढंग से ध्यान दिया नहीं, तो वो सब आपके वीक हो गए ना। तो वही एडवांटेज आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। जो आपको कोप अप करने का टाइम मिल रहा था वो आपको क्या है, नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एडवांटेज अगर लेना है तो आपको लगे रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला कि आप जब छोटे थे तो फिर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत सारा टाइम लगता था, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन लड़ते रहोगे, लगे रहोगे, तो फिर वो टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। आगे आने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो फास्ट होती जाएगी। अब इन्हीं सारे चैप्टर्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो हम पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं, वो पूरा पी ब्लॉक में यही कुछ कुछ आता रहेगा। हालांकि पी ब्लॉक में ये पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज होता है, ठीक है। ये ट्रेंड हम देखेंगे, एक एक ग्रुप में देखेंगे ट्रेंड, एक है ना, या फिर एक एक पीरियड में देखेंगे, तो ये सब ट्रेंड रिवाइज होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी आ गया तो वहां पे आने वाले टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो। और जो लोग जैसे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो स्मार्ट स्टडी करने का मेथड ये है कि पहले तो आपको अभी जो है ना आपका डेवलप हो रहा है माइंड, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि आपका माइंड पूरा डेवलप हो चुका है, नहीं। वो उसकी जो कैपेबिलिटी है अभी तो एक्सप्लोर हुई ही नहीं है, राइट। व्हाट योर माइंड कैन डू, राइट। और माइंड कैन डू मतलब तभी कर सकता है जैसे जब उस पर लोड ज्यादा पड़ेगा, उस पर ज्यादा काम करेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तभी वो होगा ना। जैसे कोई किसी भी आदमी की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है निकल के तभी आती है जब उस पर लोड पड़ता है, उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, तब उसे अपनी अच्छी कैपेबिलिटी का पता चलता है। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में ही रखा जाए तो फिर आपकी उतनी ग्रोथ हो नहीं पाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि आप क्या कर सकते हो अपनी अपनी लाइफ में। अगर कोई कहीं पे चैलेंज हो आपको, क्या वो आप चैलेंज एक्सेप्ट करके लड़ने की हिम्मत रखते हो, या फिर आप आए मतलब छोड़ देते हो, कहते हो यार रहने दो यार, नहीं हो रहा ये। सो दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ ए थिंग विच इज गोइंग टू गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, मैं उन लोगों में से हूँ जो मेहनत करूंगा, ट्राई करूंगा, गिव अपना बेस्ट दूंगा, लाइक दैट। अगर आईआईटी अच्छा वाला जाना है तो मैं ये बोलूंगा कि बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा मतलब ब्रॉड थिंकिंग रखो, कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हम तुम्हें टाइम देंगे, उस टाइम पे तुम ऐसा थिंकिंग रखोगे यार उस टाइम पे मैं ज्यादा टाइम दूंगा 10th के बोर्ड को, और बीच बीच में भी देता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेडिकेटेड होके बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, राइट। बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट योर नेचुरल लेट्स से कैपेबिलिटी की यार मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो बोर्ड, लेकिन एक इक्विलिब्रियम टाइप का एस्टेब्लिश करो कि हाँ ठीक है, इसमें मुझे पता है, मतलब अगर मैं 10 घंटे और देता तो शायद मेरे 80% से 95% पहुंच जाते। लेकिन अभी मैं इन सारे एग्जाम्स में 80% 85% में खुश हूँ, क्योंकि मुझे वो पता है कि वो 10% के लिए मैं मेहनत बाद में कर लूंगा। दिस इज द काइंड ऑफ लेट्स से थिंकिंग यू हैव टू बिल्ड, ठीक है। तो ये आप करते जाओ। एक मिनट। ओके चलो अभी समझते हैं ये। तो आई होप कि ये सब आप मैनेज कर लोगे अच्छी तरह से, राइट। कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा अभी धीरे धीरे
आ रहे हैं उस जोन में, बट लगे रहो, है ना। कितने लोगों को लग रहा है वो अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स? रिवाइज कर लेते हैं। हर्षित, केवल हर्षित को लग रहा है, बाकी सब लोगों को नहीं लग रहा है? लग रहा है। मतलब सर वो उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या अब तक मैनेज कंप्लीटली हो नहीं पाया है। करेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन लगे रहो, है ना। जैसे अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन हो भी जाएगा मैनेज। ठीक, गिव अप नहीं करना है, बस यही है, थोड़ा थोड़ा लगे रहना है। ये सबसे मतलब एक्साइटिंग टाइम है तुम्हारी लाइफ का। जो काम अभी तुम कर लोगे ना, वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। जितनी मेहनत तुम अभी कर लोगे ना, अगर मुझे कोई बोले कि मैं जितना 11th 12th के टाइम पे पढ़ा था अभी पढ़ लूं, राइट, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए तो लोग आईएएस नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। आईएएस क्वालिफाई करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो उतना फोकस नहीं बन पाता है। अगर वो उतना ही पढ़ने लग जाए जितना 10th 11th 12th में पढ़े हैं, उसी कंसंट्रेशन से पढ़ने लग जाए, मेनली 11th 12th में, तो 2 साल में आराम से आईएएस उस बच्चे का हो जाए जिसने आईआईटी फोड़ा है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है। नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है। जिनका हो पाता है बस वही वही आईएएस हो पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो जितना मेहनत तुम अभी कर लोगे वो उतना आगे होके आपको नहीं होगी ना? अभी कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन कम है, मे बी ऑब्वियसली थोड़े मोबाइल टीवी ये सब के आईपीएल ये सब के डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बट फिर भी रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है, देन द आउटर वर्ल्ड, है ना। आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है। तो ये प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, अवेयरनेस बढ़ जाती है, चीजें भी बढ़ जाती हैं, डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, एंड द फोकस डिक्रीजेस, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवे, चलो यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ ध्यान से सुनना। तो जैसे अगर मान लो मैंने x लिखा है यहाँ पे, एंड इफ आई हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म, थोड़ा बीच में लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने x लिखा और आई हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज x plus gas. If I am going to remove the electron, मुझे बहुत कुछ लिखना है, तो आई विल राइट लाइक दिस। लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई हैव रिमूव्ड electron, so this has converted into x plus gas, so that is nothing but ionization energy of x, ठीक है, एक रिमूव कर रहे हैं। मान लो अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उल्टा रिएक्शन करा दिया, सेम एनर्जी रिलीज होगी, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी की जितनी पॉजिटिव आपको देनी पड़ी उतनी ही रिलीज होगी, है ना। एक जगह से दूसरी जगह गए और दूसरी जगह से पहली जगह गए, तो जो एनर्जी का चेंज होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x प्लस, ना ये वैल्यू ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव में, वैल्यू किस में होगी पॉजिटिव में, ऑब्वियसली। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूं, then this is could be written as ionization energy of x minus, right? So this ionization energy, let's say 1 of x is can be written as, or ionization energy 2 of x minus,
है ना, इसके आगे थोड़ा बड़ा बनाना आप लोग so that you can write, है ना, ये बातें लिखी जा सकती हैं। है ना, आप बोलो भाई, हाँ समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर। अब ये बताओ, यहां से जब मैं इधर जाऊंगा, राइट, व्हेन आई एम गोइंग लाइक दिस फ्रॉम x to, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच ई जी, है ना, ऑफ x, डेल्टा एच यहाँ पे x प्लस था, यहाँ पे ये डेल्टा एच ई जी ऑफ x हो जाएगा। नाउ बताओ मुझे इसमें और इसमें वैल्यू कौन सी ज्यादा है, विच वैल्यू इज गोइंग टू बी मोर? ये i2 ऑफ x माइनस, है ना, तो यहाँ पे क्या समझ में आया? हेंस एक दो बातें जो पहले लिख सकते हैं, हेंस फर्स्ट तो हम ये लिख सकते हैं कि i1 ऑफ x माइनस इज नथिंग बट डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x। तो आपको थोड़ा आइडिया यहाँ से लग जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव आती है, और निगेटिव का निगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो वी कैन राइट, है ना, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x, that is going to be positive, right? So ionization energy is going to be electron affinity of x। ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हो, ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, Sir, ionization energy of x minus should be equal to minus of delta Eg of x, no? हाँ, माइनस, राइट। So this is going to be equals to this, right? और हमने माइनस ऑफ माइनस, ये क्या है यहाँ पे? दिस इज आई एम राइटिंग नेगेटिव। दिस इज आई एम राइटिंग नेगेटिव, है ना। सो दूसरी बात आप यहाँ क्या लिख सकते हो इसी तरह से, i1 of x is equals to delta h eg of x positive। So i1 of x, which is nothing but i2 of x minus, nothing but delta h eg of x plus। So this is going to be electron affinity of x plus। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रख लेना। अगर कभी कभी पूछा जाए, जैसे मान लो मैं पूछूं, बताओ f माइनस और लेट्स से f व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैंने मान लो यहाँ f माइनस लिख दिया तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैंने लिख दी, तो कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो मुझे पता चल जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे पता है, अगर मान लो 329 होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ f माइनस कितनी आ जाएगी? 329। ठीक है, ये वैल्यू मुझे पता है। दैट्स हाउ वी कैन कोरिलेट, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू हम कोरिलेट कर सकते हैं। और ये पता है, थर्ड मुझे पता है, सिंस ionization energy 2 is always greater than ionization energy 1, hence IE1 of x is going to be greater than IE1 of x minus। ठीक है, ये तो एक तो ये बात आपको समझ में आ गई, है ना, राइट। अब इसी से हम क्या लिख सकते हैं, और इसके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेंस क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x
plus is greater than electron affinity of x. ये समझ में भी आ रहा है भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये और डेस्परेट होगा ना इलेक्ट्रॉन लेने में, rather than this one. जेड इफेक्टिव यहाँ और ज्यादा होगा ना, यस सर। है ना। अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकाला जा चुका है तो ये वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के लिए और डेस्परेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी रिपल्शन कम हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, एंड दैट्स व्हाई. सो दैट्स हाउ यू कैन कोरिलेट. ये सब बातें आप समझ जाओ. अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, उसमें डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉल्व जरूर कर लेना. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में कोई कुछ जानता है तो बताओ. बताया ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. The tendency of non-metal to accept an electron. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयर्ड पेयर जो रहता है कोवेलेंट बॉन्ड में वो अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है. करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है, पहले तो समझ लो, ग्रीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और ग्रीड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन. सो ग्रीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, by greed of electron. Let's say in short, what is happening, this is in combined state. Combined state मतलब in a chemical compound. In combined state, you know, the ability to gain electron from shared electron. नहीं, इसको इस तरह से लिखते हैं. मैं देखो कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो अगर कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, राइट, केमिकल बॉन्ड या शेयर्ड बॉन्ड पेयर है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है ना, सॉरी एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है. Now there is always a possibility that one is more electron negative than another. अगर मान लो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इससे, तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, राइट. सो सर उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है वो. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम थिंग है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कोई मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल जोन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है उसमें. तो ये एक तरह से क्या आ गया है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह दे देते हैं ना जोन को. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है एक तरह से. सो इन कंबाइंड स्टेट और इन केमिकल कंपाउंड, द एबिलिटी ऑफ any element to pull shared electron towards itself. ठीक है, तो ये हो गया इन combined state the ability of any element to pull shared electron towards itself is called
electron towards itself, है ना, that the whole process जो यहाँ पे हो रही है, let's say if I am going to say, अगर मैं example ले रहा हूँ, so if I am taking let's say HCl, now what is happening here between H and Cl, the hydrogen is less electron negative than chlorine. तो क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. That's why what will happen, hydrogen is losing electron and chlorine is gaining electron. Sorry, उल्टा मैंने लिख दिया. सर उल्टा. हाँ. So chlorine is going to gain electron. So this is, hence we will say this is happening because electron negativity of chlorine is more electron negative than electron negativity of hydrogen. Electron negativity of chlorine is more than electron negativity of hydrogen. तो ये ऐसा है, ठीक है. So this whole process which is happening, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है. अब ये ऐसे समझो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है. तो इसके कोर में भी जेड इफेक्टिव है. अब इसके कोर में जेड इफेक्टिव कैसे है वो थोड़ा समझते हैं. अच्छे मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा. अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर्ड है मान लो. तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को. इसी तरह से ये क्लोरीन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अब सिंस इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आने लग जाएंगे, क्लोरीन की तरफ आने लग जाएंगे. और किससे लूज होने लग जाएंगे, हाइड्रोजन से लूज होने लग जाएंगे. समझ में आया ये बात? ठीक है. तो क्लोरीन जो है ना वो बिकॉज इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस अपना तो खींचेगा ही, इसका भी खींच लेगा. तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि उसके पास उसका खुद का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास हाइड्रोजन का भी आ गया, है ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया. That is what is going to happen. So in combined state, the ability of any element to pull shared electron towards itself is called electron negativity. So this ability which I am talking about in combined state, that is going to be electron negativity. So that's why in one word I can say greed for or greed of electron. अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन electron negativity is a relative property. Hence ignorant, there is no unit of electron negativity. हाँ बोलो. सर ये जो पोलैरिटी है चार्ज ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही रहती है ना? हाँ, क्योंकि भाई आयनिक में तो पूरा पहले ही इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना. और सर कोऑर्डिनेट में? कोऑर्डिनेट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट, तो वहां पे भी रहती है. ओके सर. ठीक है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ मैंने HCl की बात की. लेट्स से इफ अगर मैं मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से ClF3. तो ClF3 में क्या हुआ, क्लोरीन इज गोइंग टू हैव 3 फ्लोरीन, है ना ऐसे, और यहाँ पे 2 लोन पेयर
क्लोरीन के। ये आगे बॉन्डिंग में आप समझोगे कि कैसे हमने ये लिख दिया है ना स्ट्रक्चर। बट एनीवे थिंक अबाउट दिस, इनमें फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, ठीक है। एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। अभी हमने देखा एक्सेप्शन, बट निगेटिविटी में ऐसा नहीं है। निगेटिविटी में क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी तक क्लोरीन खींच रहा था, अब क्लोरीन लूज कर रहा है। जस्ट लाइक कि हमने स्ट्रेंथ एक तरह से नाप रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई आर्यन और मान लो कोई कंपैरिजन हो किसी और लड़के से, तो मैं बता पाऊंगा अच्छा कि हाँ किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, राइट। हो सकता है आर्यन किसी से ज्यादा हो तो आर्यन किसी से कम भी हो सकता है, राइट, उसकी स्ट्रेंथ। सो दैट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? ठीक है। Major difference between electron affinity and major difference between electron affinity and electron negativity is that electron affinity is defined for isolated gaseous atom while electron negativity is defined for atom in combined state. ठीक है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ये अकेला है तो हम देख रहे हैं, और यहाँ पे ये किसी के साथ ऑलरेडी है और फिर हम देख रहे हैं कि भाई इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब चौथा, सो ड्यू टू electron negativity difference we can define polarity of bonds and nature of molecules। मीन्स नेचर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब पोलर और नॉन पोलर। तो जैसे अगर मान लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस, तो जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया ए और बी है, ठीक है। अगर ए और बी में, ठीक है, लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, है ना। लेट्स अज्यूम इसको x की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आई x, है ना। तो x लिख लिया यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट रिमेंबर लाइक x, है ना। सो chi a इज ग्रेटर देन chi b। तो क्या हो जाएगा? अगर ये ज्यादा है तो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा? डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स। दो अपोजिट नेचर के पोल बन गए, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, है ना। जैसे आप अपना अर्थ में देखते हो, है ना, दो पोल है ना, डाइपोल, राइट। एक नॉर्थ एंड पे है एक साउथ पे, राइट। सो मैग्नेटिक पोल्स है। वैसे ही यहाँ पे डाइपोल्स दोनों अपोजिट नेचर के हैं, चार्जेस अलग अलग हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। हेंस कंपाउंड इज पोलर। मान लो
अनदर एग्जांपल, अच्छा ये मैं अभी सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ, पोलैरिटी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मान लो अगर यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए और बी बराबर हो, है ना, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा एग्जांपल वी कैन राइट हियर HF HCl, है ना, HBr HI, like that. यहाँ पे another example है, let's say condition we can write if, है ना, chi A is approximately equals to chi B, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैंने A और B लिया और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, या फिर वीक डाइपोल विल फॉर्म करेंगे, तो कंपाउंड इज नॉन पोलर। तो इसके एग्जांपल अच्छे आप ले सकते हो, या तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे Cl2F2, यहाँ पे दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं, I2 Br2, राइट। या फिर मान लो, है ना, और यू कैन राइट, से मैं ले लूं अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से अगर मैं लेना चाहूं, देन आई कैन राइट एग्जांपल ऑफ लेट्स से C2H6, यहाँ कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन है, CH4, फिर लेट्स से C6H6, है ना, ये सब। यहाँ पे क्या होगा, सब कार्बन कार्बन ही है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट दैट डिफरेंस। कब पावर डॉट पोलर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये? yes, आप समझते हैं इसको मेजर करने की स्केल क्या है ना। ये तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है और उसके एप्लीकेशन कैसे आएंगे, कुछ और एप्लीकेशन भी आएंगे ऑब्वियसली, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि ये ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अलग है, और इसके कारण पोलर कंपाउंड से पोल्स फॉर्मेशन होता है, या फिर पोल्स फॉर्मेशन नहीं भी होगा, तो पोल्स फॉर्मेशन हो रहा है तो कंपाउंड पोलर हो गया, और अगर पोल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो नॉन पोलर। There is another thing is how to measure it. There are mainly three measuring scale for electron negativity. First is Pauling scale. किसी का वो माइक ऑन है, बंद करो अपना माइक। सॉरी सर। ठीक है, दूसरा है Mulliken scale, एंड तीसरा है Allred-Rothschild scale। ठीक है, ये तीन ऑब्वियसली अलग अलग साइंस बट मतलब साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। मेजरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इज पॉलिंग स्केल, दिस इज गोइंग टू बी मोस्टली एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू देखते हैं वो जनरली पॉलिंग स्केल के हिसाब से देखते हैं। ऑब्वियसली ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या कर रहे हैं हम, है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड से यहाँ पे निकालने की कोशिश की। रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो मेथड्स अलग अलग हैं, और इसी के कारण जो वैल्यूज भी आएंगी वो भी अलग अलग हैं। तो इन सब तीनों में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हम किसको मान रहे हैं, पॉलिंग स्केल को। ठीक है, राइट। सो मेनली यहाँ पे भी एक तरह से ऑर्डर ही है, आपको याद रखना है। वैल्यूज तो थोड़ा याद रह जाएंगी तो अच्छा है, आगे के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मेनली आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, कि भाई क्या ऑर्डर रहेगा। तो Pauling has actually understood like
कि अगर दो एलिमेंट अगर बना रहे हैं कोई, जैसे मान लो बॉन्ड बना रहे हैं और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो किसके अगेंस्ट काम हो रहा होगा? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के अगेंस्ट काम हो रहा होगा, राइट। और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर क्या काम हो रहा होगा? दैट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से होगा। सो व्हाट ही डिड इज he tried to identify ionization energy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज, ठीक है। इस पे इन्होंने थोड़ा वर्क करना चाहा। इन्होंने एक्चुअली में सॉरी दैट वाज मलिकन ने ऐसा किया था। पॉलिंग ने क्या किया? पॉलिंग ने सोचा कि देखो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ए और बी, है ना, ये वुड हैव फॉर्म लाइक दिस, है ना, कि जैसे अगर मैं मान लो I am going to write one equation like this, H2 plus Cl2 and that is forming HCl, right? यहाँ पे क्या होगा? We are breaking this hydrogen bond, hydrogen. Let's say you have this bond. We are breaking this chlorine bond. So I can write like this, H Cl. So what is happening? I am breaking these two bonds and I am trying to form these bonds. ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट में जा रहा है। सो व्हाट ही डिड इज, इस जो भी स्टेट है इसमें जो भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा, जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज आएंगी, उसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से हो क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर जो भी डिस्टर्बेंस होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में अगर थोड़ा सा गेन कर रहा होगा, तो जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे बन रही है वो बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या थे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरह से स्लाइटली इट इज गोइंग टूवर्ड्स क्लोरीन, अगर पोलैरिटी के कारण ये क्लोरीन की तरफ जा रहा है तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंस होगी। सो दैट्स व्हाई ही हैज कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात की अकॉर्डिंगली। व्हाट ही डिड इज XA डिफरेंस ऑफ XB, है ना, और ये डिफरेंस है, इट्स नॉट लेट्स से एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है X से छोटा हो और X भी बड़ा हो, B मोर नेगेटिव हो, तो एक तरह से ये हो गया मॉड ले लो, है ना, मॉड ऑफ वैल्यू। दैट इज नथिंग बट he has identified this is going to be 0.208 रूट। सर डिफरेंस ही ले रहे हैं ना? हाँ, डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस बट मॉड में, है ना। इसको आप इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे जो डिफरेंस तो है लेकिन ये इसका मॉड ले रहे हैं। हो सकता है बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, ठीक है, तो अगर बी ज्यादा होगा तो आप अगर मान लो 1 - 2 लिखोगे तो आपको -1 आएगा, वो नहीं चाहिए हमें, 1 चाहिए, है ना। We will write like this. So XA minus XB, this is going to be 0.208 delta AB. Now what is delta AB? That is going to be kilocalorie per mole. What is delta AB? Sorry, we have to write. That is going to be, delta AB is going to be EAB, energy of AB bond जो हम break कर रहे हैं, minus, है ना, EAA plus EBB by 2, or according to calculation purpose you can take EAB is nothing but delta AB is nothing but EAB minus root of EAA into EBB, ठीक है। अब यहाँ पे where EAB, EAA and EBB are in kilocalorie per mole. यहाँ डेल्टा ए भी डिफाइन हो गया, दिस इज योर फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो, दिस वैल्यू इज नथिंग बट सिंपल लेट्स से मीन, अर्थमेटिक मीन, है ना। दिस इज नथिंग बट
ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के क्लोज होते हैं, सो दैट्स व्हाई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अगर दो वैल्यू आप ऐसे अंदाजे से लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो दीज टू आइदर यू कैन अप्लाई दिस और दिस, जो भी आपको आसान लगे आप वो अप्लाई कर लो। दिस आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। एंड ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन। और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में बड़ा कौन होता है सर? EAA और EBB मतलब सर ब्रैकेट में, तो फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस EAA माइनस EBB आएगा ना? तो ये डिफरेंस कर रहे हैं ना यहाँ से, ऊपर के लिए सर। अब क्या दिक्कत है भाई? यहाँ मान लो 500 आया है, यहाँ पे 400 आया इन दोनों का, तो डिफरेंस करके 100 यहाँ लिख देंगे बस। ओके सर सर। अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ना? अर्थमेटिक मीन बन रहा होता है हमेशा, ऑल द टाइम, ऑलवेज अर्थमेटिक मीन इज बिगर देन, है ना, ज्योमेट्रिक मीन। में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू x डिवाइड बाय 1 + x, की वैल्यू क्या है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, a + b/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, मैक्सिमम √ab, a + b is going to be always equals to 2 times ab. तो x + 1/x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब कुछ भी हो, x कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन के हिसाब से लिख दूं x, जब भी ऐसा कुछ होगा याद रखना इसका रोल आता है। और द सेम लेट्स से फॉर्मूला कैन बी रिटन, अगर ये सारी वैल्यू हम किलो जूल पर मोल में लिख लेंगे, तो x a माइनस xb का मॉड नथिंग बट 0.102 रूट डेल्टा ab, where EAA, EBB and EAB are in किलोजूल पर मोल। तो ये याद रखना है ना, कैलोरी और जूल में बड़ा कौन होता है, कैलोरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा ए बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी जूल में होगी तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ये कम वैल्यू है ना 0.102 है, और यहाँ पे 0.208 है। ठीक है, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मुझे इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना होगा, तो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस एंड स्क्वायर दिस, फिर क्या होगा, मुझे यहाँ पे 4.18 मिल जाएगा, को इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हो, राइट। तो दैट्स हाउ लेट्स से दीस वैल्यूज आर कमिंग। ये पाउलिंग स्केल है, और पाउलिंग स्केल के हिसाब से वैल्यू क्या आती है वो आप याद रख सकते हो। सर तो आप, हाँ सर यहाँ पे 1 कैलोरी इक्वल टू 4 जूल अज्यूम करके लिया है ना? 4.18 समथिंग आता है यहाँ पे भी वही उसी कैलकुलेशन से यहाँ पे आएगा। 4 लिया होगा क्योंकि सर रूट में 2 बाहर आएगा तो फिर वो डिवाइड में चला जाएगा, तो वो 0.102 आया है ना? नहीं, वो जो भी वैल्यू आ रही है वो इसी तरह से आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। वो यूनिट आप यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने बोला है कि अगर किलो कैलोरी के लिए वैल्यू ये कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है। अच्छा। याद कैसे रखोगे, ये किलो कैलोरी का है और ये जूल का है ना, तो वो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ओके यहाँ सर। पे अगर किलो जूल आएगा तो ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना, रिलेटिव क्वांटिटी है, यूनिट तो कोई नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख रहे होंगे डेल्टा ए बी की वैल्यू, वो किलो जूल के हिसाब से ज्यादा आएगी, क्योंकि ये भी ज्यादा है ये सब ज्यादा है, तो राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू कम है ना, वो ऐसा है a इंटू बी इक्वल्स टू, है ना, c इंटू बी डी। तो अगर b बड़ा होगा तो a को छोटा होना ही पड़ेगा, राइट। यस सर। तो ये समझाने के लिए ये बात बताइए।
ये याद कैसे रखोगे, इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रहेगा वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो याद ऐसे ही याद रखना पड़ता है, ये किलो जूल वाला है, वो किलो कैलोरी वाला है। एनीवे लेट्स से कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। लेट्स से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1, लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है लगभग 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 0.9 और 0.8 है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बेरिलियम, अब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 1.5 और मैग्नीशियम की 1.2 और फिर एसिड धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर बेरिलियम के बाद आ गया आपका बोरॉन, बोरॉन की होती है 2 और एल्यूमिनियम की होती है 1.5। रिमेंबर इन दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, राइट, इनकी बराबर है, याद रखो ब्रिज एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन भी है, दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, गैलियम, इंडियम। तो गैलियम की जो आती है वैल्यू दैट इज लिटिल बिट मोर देन एल्यूमिनियम, तो इसकी जो वैल्यूज आती है यहाँ पे 1.6, इंडियम 1.7 एंड थैलियम 1.8, ऐसा मतलब बढ़ेगी है ना। हाँ, स्कैंडियम आना चाहिए ना एल्यूमिनियम के बाद, क्या आना चाहिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम। क्यों, सब पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम आता है ना। अरे वो तो 3D में आता है ना, ये 3D सीरीज थोड़ी ना है, बीच में 3D सीरीज है ना, वो मैंने नहीं लिखी है भाई। अच्छा हाँ सॉरी। हाँ, कार्बन 2.5, सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है अप्रोक्सीमेटली 2, 1.9 भी कई जगह लिखा होता है और 1.9, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट, दिस इज SnNPb। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है वो लगभग ऐसे ही है, 1.8, 1.8 and this is 1.9 and then this is nitrogen, so this is going to be 3 and phosphorus that is going to be 2.2 and oxygen that is 3.5, sulfur 2.5, ठीक है, और याद रखना है फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.1 है ना, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6। तो ये कुछ यहाँ पे ये ट्रेंड, एक्चुअली में ये दो ट्रेंड और लिखे हैं। तो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली बढ़ रही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की एकदम सबसे कम है और यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है और फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर डिफाई हो रहा है, मतलब लगातार घट नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इन दोनों में घटता नहीं है लगातार। यहाँ पे लेड का थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है और ये सब आता है जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण। तो अगर एकदम से जेड इफेक्टिव बढ़ जाए तो अफिनिटी बढ़ जाएगा, वो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ही क्या, अभी मैंने बताया जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना, ये बताया यहाँ पे, आई थिंक बताया सर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने सारी दी, ये बताया आपको है ना शेड में, कहीं पे अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा आने लग जाएगा तो क्या होगा, इसकी तरफ पुल ज्यादा आने लग जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ता कहाँ पे, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में आपको डिफरेंस पता है, 3D आ गया है यहाँ पे और शील्डिंग। इंडियम और थैलियम में पता है आपको, है ना, यहाँ पे थैलियम, राइट, तो एकदम 4F के कारण, तो इसलिए ये दोनों ये एक्सेप्शंस आ रहे हैं। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सर ये
किसमें दिया सर आपने यूनिट? किलोजूल पर मोल में है ना सर? अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, इट इज अ रिलेटिव। सॉरी वो हाँ तो एनर्जी। यहाँ पे जो याद रखने वाला ऑर्डर है वो ये है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली सेम, फिर नाइट्रोजन के बाद आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आएगा आयोडीन, आयोडीन एंड आयोडीन और कार्बन में कार्बन और सल्फर, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, सल्फर, ठीक है। इनकी 2.5 के आसपास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर आता है आपका, ऑब्वियसली जो मैं पहले लिख रहा हूँ वो स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्लोरीन नाइट्रोजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आयोडीन कार्बन सल्फर में आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। फिर इसके बाद आएगी बात किसकी, हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, phosphorus, phosphorus is approximately hydrogen, hydrogen is approximately boron and boron is approximately silicon, है ना, यहाँ तक ऐसे ही 2.2 से 1.9 तक आ गया। तो ये इस तरह का ऑर्डर है, ये इतना याद रख लो बस, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी बुक में दे रखी हैं, वो वैल्यूज हैं, है ना। यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है, वैल्यू याद नहीं रखनी है, ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। and that is this trend. Now next is Mulliken scale. तो मलिकन ने क्या किया, मलिकन ने एक्चुअली बोला कि ही हैज थॉट ऑफ कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट, एंड बी इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो या फिर उल्टा होता, अगर मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता तो ए इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड बी इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन what is the ionization energy and electron affinity of any element, depends on this. अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब जो होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, है ना, ये रिलेटिवली लेस है और ये ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए है, दैट इज एनी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है दैट इज xm, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मलिकन स्केल, that is electron negativity of any element is nothing but ionization energy plus electron affinity divided by 2, simple sir, where ionization energy and electron affinity are in electron volt per atom। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है लगभग 1500 समथिंग, 1500 किलोजूल समथिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 329, है ना। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ के फिर लिखेंगे तो फिर इससे हमें क्या मिल जाएगा, है ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा मलिकन स्केल पे जो वैल्यू है, पॉलिंग स्केल पे वैल्यू नहीं, ये जो वैल्यूज दे रखी है ये पॉलिंग स्केल की वैल्यू है, राइट। ये जो यहाँ आएगी वो मलिकन स्केल की वैल्यू आएगी। तो अब अगर मान लो मुझे रिलेशन बनाना हो, व्हाट इज इफ आई वांट टू राइट द रिलेशन बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मलिकन स्केल। सर लेकिन इसमें यूनिटलेस कैसे बना? वो तो मैंने पहले ही बोला है ना कि यहाँ पे बस वैल्यू लिखनी है हमें, इसकी कोई यूनिट नहीं है। बट सर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रो एफिनिटी का सर भाई उनकी उनकी यूनिट होती है, बट कौन सी यूनिट आपको यहाँ पे रखनी है वो मैंने बताया ना, यहाँ पे स्पेसिफिक यूनिट रखनी है, स्पेसिफिक वैल्यूज, इसीलिए रिलेटिव है ना। सबकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू रखते जाओगे और फिर निकालोगे तो फिर सेम ऑर्डर आपको मिलेगा जो आपको पॉलिंग स्केल के हिसाब से मिल रहा था, ऑर्डर सेम मिलेगा, वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं रिलेशन। तो देखा ये क्या कि मलिकन की जो वैल्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 times मोर देन पॉलिंग स्केल,
तो XM is nothing but approximately 2.8 times Pauling scale. ठीक है, ये याद रखना है. अगर कहीं पे ये दे रखा है, अगर इससे अगर फिर मुझे निकालना है कि व्हाट इज पॉलिंग स्केल, क्या हो जाएगा, IE plus EA divided by 2 into 2.8. That is going to be Pauling scale, where XM is electron negativity in Millikan scale and XP is nothing but electron negativity in Pauling scale. तो अब अगर मान लो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है, तो मैं पाउलिंग स्केल निकाल सकता हूँ. या फिर उल्टा, मान लो मुझे ये पता है और एक पता है, इनमें से एक कोई पता है, तो मैं फिर दूसरा निकाल सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है, थर्ड है लास्ट, ऑलरेड रॉसशॉ स्केल. और बस इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, बस और कुछ नहीं है. That is electron negativity of any element, electron negativity of, let's say, any element A is nothing but 0.744 plus 0.359 Z effective divided by R square. ये है फॉर्मूला, where R is covalent radii in angstrom. ठीक है. तो ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे. यहाँ से जेड इफेक्टिव आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है. किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव इसमें डाल दो और फिर ये कोवेलेंट रेडियस से ऐसे डिवाइड करके तो फिर आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो गई 3 स्केल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस फर्स्ट 2 ही है. बस थर्ड वाले का आपको बस आइडिया होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा दिया है. That's it. Now we are in next class. We are going to start factors affecting electron negativity and application of electron negativity, and then it will be end of the chapter. सर मेरे को अभी भी सर एक चीज क्लियर नहीं है. तो मतलब ये एग्जांपल के लिए सर A और B दो वेरिएबल्स लेते हैं, दोनों मीटर में है, तो A + B/2 कर दे तो फिर फाइनल आंसर मीटर में ही आएगा ना. करेक्ट आएगा भाई. मैं रिलेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझे. रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक रेशियो है. मान लो मैंने यहाँ पे लिखा XA और फिर मैंने लिखा XB, राइट. समझ में आया. तो ये रेशियो में क्या होगा, यूनिट कट जाएगी. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इनमें रेशियो क्या आ रहा है, बस वो वैल्यू में लिख ले रहा हूँ. मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे जैसे मुझे ये पता करना हो कि मान लो आर्यन जो है ना, वो किसी छोटे बच्चे से कितना टाइम्स हैवियर हो, कितना टाइम्स हैवियर है, और मैं उसको एक प्रॉपर्टी निकाल दे रहा हूँ, या फिर बॉडी मास इंडेक्स, ऐसा कुछ मैं कोई प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ, राइट. ठीक है. कोई भी एक ऐसी इस तरह की मैं प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ, तो मैं तेरा वजन भी लूंगा, उसका वजन भी लूंगा और फिर कंपेयर करूंगा. हेलो. यस सर. हाँ, समझ में आई बात. हाँ. तो वो रिलेटिव है, बस एक दूसरे के टर्म्स में कितना रिलेटिव है, और उसको निकालने के तरीके हम देख रहे हैं. तो उसमें हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे. तो मैं अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, राइट है ना, मैं तेरा वेट इस तरह से निकाल रहा हूँ, ये या इतने टाइम्स हैवियर निकाल रहा हूँ, तो उसमें मैं कुछ और फैक्टर ले रहा हूँ जिनकी कुछ वैल्यू तो आ रही है, लेकिन होगा क्या, वो रिलेटिव में रहेगा, तो यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सर यहाँ पे जो पॉलिंग स्केल के इससे जो सर निकाला, वो किसके रिलेशन में लिया सर हमने फ्लोरीन के रिलेशन में. फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. मान लो एक के रिलेशन में दूसरे की वैल्यू निकालते जा रहे हैं. अच्छा. हाँ, जैसे मान लो कोई, मेरी बात समझो, एक मान लो स्केल है, एक स्केल पे मैंने किसी को 1 दे दिया, मान लो ये 1 हो गया. ठीक है. उसके स्केल के हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली, राइट, जो भी वैल्यू निकल गई. अब मान लो मैंने इससे को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया किसी से, तो वो सेम ही रहने वाली है ना, सबसे सेम अप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ऐसे कुछ वैल्यूज आ गई आपकी यहाँ पे, या तो इस तरह, इसको इस तरह समझ लो
है ना। तो ये वैल्यू जो पाउलिंग ने निकाली है, उन्होंने डिफरेंस से निकाली है ना। यहाँ पे देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो एक्स माइनस एक्स भी निकाल के डिफरेंस से निकाला हुआ है। ऑब्वियसली उन्होंने पहले किसी की वैल्यू अज्यूम करी होगी और उसके रेस्पेक्ट में ही सबकी वैल्यू निकाली होगी। ओके, तो फ्लोरीन को पहले ये क्या था मतलब? राइट, हाँ, फ्लोरीन की वैल्यू अज्यूम की गई और फिर उसके रेस्पेक्ट में निकाली। अच्छा, ओके सर। चलो ये सारे एप्लीकेशन हो गए, तो यहाँ तक कर लेना। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात नोट, पहले तो ये है कि जिन लोगों ने नेमिंग वाला नहीं पढ़ा है उनको करना है वो, है ना। वो आप जरूर पढ़ो, अगर वो नहीं होगा तो फिर बाद में दिक्कत ये आएगी, आपको ये पता ही नहीं होगा कि इनके नाम नेमिंग क्या है। ठीक है, तो अभी केवल ऋषा ने पढ़ा है। ऋषा, आपने कर लिया पूरा? आपको समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट तो नहीं था? नहीं सर, है ना। पढ़ लिया। जिन किसका बच्चों को, हाँ बोलो। किसका नेमिंग सर? नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 6 बोला था, 7 बोला था, मुझे अब भूल गया। ऋषा, कौन सा लेक्चर नंबर था वो? सर 8। लेक्चर नंबर 8, है ना। उसकी स्टार्टिंग तो वैसे 7 से हुई है, शायद 8 में मैंने मेन चीजें पढ़ाई हैं, राइट। तो आप वो देख लेना, 7 के लास्ट में मैंने बताया है। इसके अलावा उसमें एक और चीज है जो आप थोड़ा और देखोगे तो सही रहेगा, दैट इज यू हैव टू सी लैटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी रिलेशन। तो वो शायद लेक्चर 9 और 10 में है, तो वो भी आपको देखना है, लेक्चर 9 एंड 10। कौन से बैच का? नॉर्मल पीरियोडिक टेबल जो हम आपका बैच में मैं लिखता हूँ तो 10th फ्लेक्सिब लिख देता हूँ, हाँ। है ना। नॉर्मल होगा वो आप देख लेना, उसमें लेक्चर नंबर 9 और 10 है। अच्छा सर। दैट इज यू, इफ यू आर गोइंग टू चेक दैट तो अच्छा रहेगा। हालांकि वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन यही है कि अभी आपका स्लो चल रहा है, तो जहां जहां पे आप मुझे टाइम मिल रहा है मैं बोल रहा हूँ कि आप ये देखते जाओ। तो जब मैं पढ़ाऊंगा वही चीजें तो आपको समझ में आएगी, ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, ओके, ओके सर। दैट्स इट, ओके, चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। हाय सर।